हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कामयाब एजुकेटर में। आज की इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 11th की इतिहास की पुस्तक विश्व इतिहास का एमसीक्यू रिव्यू करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा एनसीईआरटी क्लास 11 की हिस्ट्री की बुक का पहला चैप्टर लेखन कला और शहरी जीवन। पहला प्रश्न है, मेसोपोटामिया के नगरों का निर्माण किस युग में हुआ? तो कांस्य का युग। अगले प्रश्न को देखते हैं, मेसोपोटामिया में बैलों, मछलियों और रोटियों की कितनी सूचियां मिली है? 5000। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, क्यूनीफॉर्म लातिन भाषा के किस शब्द से बना है? क्यूनियस। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, मेसोपोटामिया में बहुत कम लोग क्यों पढ़े लिखे पाते थे? प्रतीकों या चिन्हों की संख्या सैकड़ों में थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, पोटेमोस का क्या अर्थ होता है? नदी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, सभी प्राचीन व्यवस्थाओं में कहाँ की खेती अधिक उपज देने वाली थी? दक्षिणी मेसोपोटामिया की। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, मेसोपोटामिया के प्राचीनतम नगरों का निर्माण कब शुरू हुआ? 3000 वर्ष पूर्व। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, मेसोपोटामिया की इन्नाना देवी किसकी देवी थी? प्रेम एवं युद्ध की। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, मेसोपोटामिया के लोग अपने देवता को क्या अर्पित करते थे? उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, तांबा तथा रांगा नामक धातु के मिश्रण से बनने वाली मिश्र धातु कौन सी है? कांसा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, वारका शीर्ष नामक मूर्तिकला का प्रसिद्ध नमूना मेसोपोटामिया के किस नगर से मिला? उर्क। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, आपसी लेन देन का स्थायी हिसाब रखना किसका आधार बन गया? लेखन कार्य का। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, बाइबल के कौन से भाग में मेसोपोटामिया का संदर्भों में उल्लेख किया गया है? प्रथम भाग, ओल्ड टेस्टामेंट। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, बाइबल में मेसोपोटामिया का संदर्भों में उल्लेख होने के कारण मेसोपोटामिया किन के लिए महत्वपूर्ण था? यूरोप वासियों के लिए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, आज मेसोपोटामिया निम्न में से किस शहर का भाग है? इराक। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, मेसोपोटामिया का चंद्र देवता क्या कहलाता है? एमोराइट। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, मेसोपोटामिया की व्यवस्था के अनुसार पानी और मल कहाँ जाता था? नाली में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, उर नगर में शवों का संस्कार किस प्रकार किया जाता था? शवों को भूमि के नीचे दफनाया जाता था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, मारी नगर के ऊपरी क्षेत्र के अधिकांश भाग का प्रयोग किस आर्थिक क्रिया के लिए होता था? भेड़ बकरी चराने के लिए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, संसार को मेसोपोटामिया की सबसे बड़ी देन क्या है? तो वह है एक तथा दोनों। काल गणना, गणित की विद्वता पूर्ण परंपरा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, मेसोपोटामिया के लोगों ने एक वर्ष को कितने महीनों में बांटा हुआ था? 12 महीने। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, मेसोपोटामिया के लोगों ने एक महीने को कितने सप्ताह में बांटा हुआ था? 4 सप्ताह में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, असुरबनीपाल का पुस्तकालय किस देवता के मंदिर में केंद्रित था? नाबू। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, असुरबनीपाल के पुस्तकालय में मूल ग्रंथों की संख्या कितनी थी? 1000। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, बेबीलोनिया को असीरियाई आधिपत्य से मुक्ति कब मिली? 625 ईसा पूर्व। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, बेबीलोन का अंतिम शासक कौन था? नबोनिडस। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, बेबीलोन के नगर का क्षेत्रफल कितना था? 850 हेक्टेयर से अधिक। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, मेसोपोटामिया में मिली पहली पट्टिका कब की थी? तो वे थी 3200 ईसा पूर्व की। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, मेसोपोटामिया की किलाकाल लिपि का प्रत्येक चिन्ह किसको व्यक्त करता है? अक्षर को। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, मारीनगर शहरी राजधानी के रूप में कब फला फूला? 2000 ईसा पूर्व के बाद। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, साइप्रस के द्वीप अलाशिया में से आने वाली किस धातु का उल्लेख मिलता है? तांबा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, निम्न में से जिगुरत बेबीलोन में क्या था? एक सीढ़ीदार मीनार। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, बाबली लोगों का मुख्य देवता कौन था? मरदुक। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, बाबली लोगों की प्रमुख देवी कौन थी? इस्तर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, असीरियाई राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1100 ईसा पूर्व। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, इराक और मेसोपोटामिया का गर्मियों में भरपूर फल देने वाला पेड़ कौन सा था? खजूर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, मेसोपोटामिया हथियार किसके बने थे? कांसे के। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, मेसोपोटामिया की सबसे पुरानी ज्ञात भाषा कौन सी थी? सुमेरियन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, मेसोपोटामिया के कौन से शहर को केवल शहर कहकर पुकारा जाता था? उरुक।
अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। शहरी विकास के लिए निम्न में से क्या महत्वपूर्ण है? उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पत्थर के शिलापट जिन पर अभिलेख उत्कीर्ण किए जाते थे वे कहलाते थे स्टेल। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मेसोपोटामिया में कैसे परिवार को महत्व दिया जाता था? एकल परिवार को। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मारी के पशुचारक किस चीज के बदले अनाज तथा औजार प्राप्त करते थे? उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मारी राज्य किस दृष्टि से अद्वितीय था? एक तथा दोनों, सैनिक दृष्टि से और व्यापार दृष्टि से। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर की ओर। 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। पहला प्रश्न है। रोम साम्राज्य के इतिहास की जानकारी के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं? तो उपरोक्त सभी। पाठ्य सामग्री, प्रलेख या दस्तावेज, भौतिक अवशेष। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। रोमन साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास में एक प्रमुख खिलाड़ी कौन था? तो वह था अभिजात वर्ग। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। रोमन सरकार ने चांदी में मुद्रा ढालना क्यों बंद कर दिया था? सरकार के पास मुद्रा कम थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। रोम में शहरी जीवन की प्रमुख विशेषताएं कौन सी है? उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। रोम के सम्राट ऑगस्टस का शासनकाल किस बात के लिए जाना जाता है? राज्य में शांति, आंतरिक संघर्ष और सैनिक विजय के कारण। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। रोम में अद्वितीय श्रेणी के परिवारों की आय कितनी थी? 1000 से 1500 तक। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक बड़ी चट्टान का टुकड़ा जिसका प्रयोग मानव इकाइयों के लिए किया गया उसे क्या कहते हैं? संस्कृति एकाश्म। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कोलोसियम में जंगली जानवरों का मुकाबला देखने के लिए कितने दर्शक बैठ सकते थे? 60,000। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ईसा मसीह के जन्म से लेकर 630 ईस्वी के दशक तक यूरोप, उत्तरी अफ्रीका और मध्य पूर्व तक के कौन से 2 सशक्त राज्य थे? रोम तथा ईरान। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। रोम साम्राज्य में क्या शामिल था? उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। रोम साम्राज्य की दक्षिणी सीमा पर क्या स्थित था? सहारा रेगिस्तान। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। रोम साम्राज्य की प्रशासनिक भाषा कौन सी है? तो लातीनी और यूनानी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बलात् भर्ती वाली सेना किस राज्य की थी? फारस की। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। गृह युद्ध का उद्देश्य क्या था? सत्ता हथियाना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दिनारियस नामक सिक्के में कितनी शुद्ध चांदी होती थी? लगभग 4.5 ग्राम। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। रोम की साम्राज्यिक प्रणाली का मूल आधार क्या था? बड़े बड़े शहर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। रोम साम्राज्य के संदर्भ में नगर एक ऐसा शहरी क्षेत्र है। तो उपरोक्त सभी। अपने में मजिस्ट्रेट, नगर परिषद और एक निश्चित राज्य क्षेत्र। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ईरान में सार्वजनिक स्नान का विरोध किसने किया? पुरोहित वर्ग ने। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ईरान के पुरोहित वर्ग ने सार्वजनिक स्नान का विरोध किस कारण किया था? जल का अपवित्र होना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। रोम साम्राज्य का घनी आबादी वाला प्रदेश कौन सा था? तो उपरोक्त सभी। इटली में कैम्पेनिया, इटली में सिसिली और मिस्र के फेंटियम तथा गैलिली। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चरवाहों द्वारा ऋतुओं के अनुसार अपने पशुओं के साथ स्नान बदलना क्या कहलाता है? ऋतु प्रवास। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। रोम साम्राज्य में जल शक्ति का बड़े पैमाने पर प्रयोग कहाँ होता था? भूमध्य सागरीय क्षेत्र में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। रोमन साम्राज्य में सोने चांदी की खानों की खुदाई में किस शक्ति का बड़े पैमाने पर प्रयोग होता था? जल शक्ति। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दास प्रजनन का मुख्य उद्देश्य क्या था? अधिक से अधिक दास प्राप्त करना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। रोम में कौन सा श्रम अधिक महंगा था? दास श्रम। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। रोम के लोग अपने श्रमिकों पर नियंत्रण रखने के लिए कौन कौन से ढंग अपनाते थे? उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। रोमन सेनेटरों और नाइट वर्ग में असमानता दर्शाने वाला बिंदु कौन सा था? तो वे था उपरोक्त सभी। कई नाइट जहाजों के स्वामी थे, कई नाइट व्यापारी थे और कई नाइट साहूकार थे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। रोमन सरकार ने चांदी के सिक्कों के स्थान पर कौन सी धातु के सिक्के चलाए? सोने। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ईसाई धर्म रोमन साम्राज्य का राजधर्म कब बना? 34वीं शताब्दी में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। रोमोत्तर राज्य किस मूल के लोगों ने स्थापित किया? जर्मन। रोमोत्तर राज्य की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी 540 के दशक में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कौन से लेखक की रचना में रोमन साम्राज्य के लोगों का कामगारों के प्रति व्यवहार का पता चलता है? तो कोलुमेला, वरिष्ठ प्लिनी और ऑगस्टीन। उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। रोम तथा ईरान द्वारा आपस में बांटे गए अधिकांश भाग को चीनी लोग क्या कहते थे? ताचीन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चीनी लोगों का ताचीन से क्या अभिप्राय है? बृहद चीन या पश्चिम। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। रोमन साम्राज्य को पूर्ववर्ती चरणों में विभाजित करने वाली शताब्दी कौन सी थी? तीसरी।
अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। रोम में सबसे बुरे माने जाने वाले सम्राटों का व्यवहार किनके प्रति शत्रुतापूर्ण था? सीनेट। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मिस्र में साक्षरता के बारे में बताने वाले औपचारिक दस्तावेज संविदा पत्र किस पर लिखे हुए पाए गए हैं? तो पेपायरस पर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 6ठी शताब्दी में जस्टिनियन के शासनकाल में मिस्र से रोमन साम्राज्य को करों के रूप में प्राप्त होने वाली धनराशि कितनी थी? 25 लाख सोलिडस। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। रोमन लोग निम्नलिखित में से किस देवी देवता की पूजा करते थे? तो जुपिटर, जूनो और मिनर्वा, उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से रोमन लोगों का पूज्य देवी देवता कौन नहीं था? इन्नाना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 7वीं शताब्दी के प्रारंभिक में रोम साम्राज्य किस नाम से जाना जाता था? बाइजेटियम। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 642 ईसा पूर्व तक पूर्वी रोमन और ससानी दोनों राज्यों के बड़े बड़े भाग निम्न में से कौन सी जाति के अधिकार में थे? तो वह अरब। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। रोम का वे विशाल भवन जहां तलवारिये जंगली जानवरों का मुकाबला करते थे क्या कहलाता था? कोलोसियम। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर की ओर, यायावर साम्राज्य। पहला प्रश्न है। बर्बर शब्द यूनानी भाषा के किस शब्द से बना है? बारबरोस। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मंगोलों पर सबसे बहुमूल्य शोध कार्य कौन सी शताब्दी में किया गया? 18वीं और 19वीं शताब्दी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चंगेज खां का जन्म कब और कहाँ हुआ? 1162 ईस्वी में आधुनिक मंगोलिया के उत्तरी भाग में ओनोन नदी के निकट। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 1206 में चंगेज खान ने मंगोल लोगों को किस रूप में सशक्त किया? अनुशासित सैन्य शक्ति। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 1160 और 1170 का दशक किस प्रकार का वर्ष है? दासता और संघर्ष। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चीन में युआन राजवंश का अंत कब हुआ? 1368 में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चीन के मंचुओं ने मंगोलिया पर विजय कब प्राप्त की? 1759 में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चंगेज खां के कार्य कौन से हैं? तो उपरोक्त सभी। मंगोलों को संगठित करना, चीनियों के शोषण से मुक्ति और पार महाद्वीपीय साम्राज्य में व्यापार की स्थापना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 1221 में किस पर विजय प्राप्त करके चंगेज खान ने अमीर मुसलमानों को वहां एकत्रित किया? बुखारा पर उत्सव मैदान में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चीनी मंत्री ने येलू चुत्साई ने ओगोदेई की लूटने वाली प्रवृत्ति में परिवर्तन कब किया? तो 1230 के दौरान। अगले प्रश्न की ओर। लोगों का यायावरीकरण मध्य एशिया के किस क्षेत्र में हुआ? स्टेपीज। अगले प्रश्न की ओर। मंगोलों के स्टेपीज क्षेत्र के दक्षिणी भाग में कौन सा मरुस्थल था? गोबी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। स्टेपी प्रदेशों के मंगोलों को सर्वप्रथम किसने संगठित किया? चंगेज खान ने। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मंगोल चीन से क्या लाते थे? तो वे लाते थे कृषि उत्पाद और लोहे के उपकरण। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चंगेज खान का जन्म कब हुआ था? 1162 ईस्वी में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 1219 से 1222 तक किन नगरों ने मंगोल सेनाओं के आगे समर्पण किया? तो उपरोक्त सही। ओटार और बुखारा, समरकंद और बल्ख और निशापुर और हेरात। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरे चरण 1255-1300 ईस्वी तक मंगोलों द्वारा विजित प्रदेश कौन से थे? तो उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तेमुजीन का प्रथम मित्र और विश्वस्त साथी कौन था? तो बोकुरोचु। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ख्वारिज्म के सुल्तान मोहम्मद को चंगेज खां के प्रचंड प्रकोप का भाजक क्यों बनना पड़ा? मंगोल दत्तों के वध के कारण। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चंगेज खां का प्रारंभिक नाम क्या था? तेमुजीन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तेमुजीन ने अपने शत्रुओं को निर्णायक रूप में कब पराजित किया था? 1206 ईस्वी तक। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तेमुजीन को मंगोली कबीले के सरदार ने कौन सी उपाधि प्रदान की? तो उपरोक्त सभी। सार्वभौमिक शासक, समुद्री खान और चंगेज खां। अगले प्रश्न के चलते। चंगेज खान ने निशापुर को ध्वस्त करने का आदेश क्यों दिया? मंगोल राजकुमार की हत्या के कारण। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चंगेज खान की मृत्यु कब हुई थी? 1227 ईस्वी में। अगले प्रश्न के चलते। जिन लोगों के घुड़सवारी कौशल ने चंगेज खान की सेना को गति प्रदान की थी वो कौन थे? मंगोल और तुर्क। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चंगेज खान ने अपने युद्ध अभियान कब आरंभ किए? घोर शीत ऋतु में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मौके के छोटे भाई हुलेगु के अधीन ईरान में इल-खानी राज्य की स्थापना कब हुई? 1258 में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पेकिंग में महाखान के रूप में कुबलई खां का राज्यारोहण कब हुआ? 1260 में। अगले प्रश्न की चलते हैं। पर्यवेक्षक रूसी स्टेपी क्षेत्र में जोचिन वंशों का किसके नाम से वर्णन करते थे? तो गोल्डन हॉर्ड। चलते हैं दोस्तों अपने अगले चैप्टर पे। 3 वर्ग। पहला प्रश्न है। एक संकरे जलमार्ग के पास स्थित इंग्लैंड स्कॉटलैंड द्वीपों को किस सदी में और किस राजकुमार ने जीत लिया था? 11वीं सदी में फ्रांस के एक
नारमंडी के राजकुमार ने। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। लॉर्ड का क्या कार्य होता था? उपरोक्त सभी। गांव पर नियंत्रण करना, शिकार करते थे और कई गांव के मालिक होते थे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बड़ी जागीर में कितने परिवार हो सकते थे? 50 या 60 परिवार। अगले प्रश्न को चलते हैं। नाइट ने लॉर्ड पर क्या क्या वचन दिए हैं? तो उपरोक्त सभी दिए हैं। युद्ध में लड़ने का वचन, सैन्य योग्यता को बनाए रखना और पुतलों से रण कौशल एवं बचाव। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मोनेस्ट्री शब्द ग्रीक भाषा के किस शब्द से बना है? मोनोस। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सामंतवाद का विकास कब और कहाँ हुआ? इंग्लैंड में 11वीं सदी में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ब्यूबेनिक प्लेग की घटना कब घटी? 1347-50 में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 1100 के पश्चात फ्रांस में किसका निर्माण हुआ? कैथीड्रलों का। अगले प्रश्न को चलते हैं। 9वीं से 16वीं सदी के मध्य पश्चिमी यूरोप में निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग प्रचलित नहीं हुआ? व्यापारी वर्ग। अगले प्रश्न को चलते हैं। मध्यकालीन यूरोपीय समाज कितने वर्गों में विभाजित था? 3। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चर्च किसानों पर जो कर लगाता था वे क्या कहलाता था? टीथ। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कुलीन वर्ग को निम्नलिखित में से कौन सा विशेष अधिकार प्राप्त नहीं था? चर्च पर कर लगाना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मध्यकालीन यूरोपीय समाज की अधिकांश जनसंख्या किस वर्ग से संबंधित थी? कृषक वर्ग। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कृषक दासों पर निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबंध लगा हुआ था? वे अपने स्वामी के अत्याचारी होने पर उसके विरोध कोई अपील नहीं कर सकते थे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। फ्यूड किस भाषा का शब्द है? जर्मन। अगले प्रश्न की चलते हैं। फ्यूड शब्द से क्या अभिप्राय है? भूमि का एक टुकड़ा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। फ्रांस का पहला नाम क्या था? गौल। अगले प्रश्न की चलते हैं। शॉर्लमेन कहाँ का शासक था? फ्रांस। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पोप ने शॉर्लमेन को पवित्र रोमन सम्राट की उपाधि से कब सम्मानित किया? 800 ईस्वी में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में सामंतवाद का सर्वप्रथम उदय हुआ? फ्रांस। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 11वीं सदी में नारमंडी के ड्यूक विलियम ने इंग्लैंड के किस शासक को पराजित किया? सैक्सन। अगले प्रश्न की चलते हैं। हेस्टिंग्स की लड़ाई कब हुई थी? 1066 ईस्वी में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जर्मनी में सामंतवाद का प्रचलन कब हुआ? 14वीं सदी में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जागीर के अंदर सर्वशक्तिशाली कौन होता था? लॉर्ड। अगले प्रश्न की चलते हैं। लॉर्ड का आवास क्षेत्र क्या कहलाता था? मैनर। अगले प्रश्न की चलते हैं। लॉर्ड अपने जागीर में से नाइट को जो भाग देता था वह क्या कहलाता था? फीफ। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सामंतवाद का गुण नहीं था? इसके अधीन किसानों का घोर शोषण किया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सामंतवाद का पतन किस सदी में हुआ? तो वो हुआ था 15वीं सदी में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सामंतवाद के पतन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण उत्तरदायी था? तो उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे यूरोप में काली मौत के नाम से जाना जाता है? प्लेग को। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 1358 ईस्वी में फ्रांस के किसानों द्वारा सामंतों के विरुद्ध किए जाने वाला विद्रोह क्या कहलाता है? जेकरी विद्रोह। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मध्यकाल में निम्नलिखित में से कौन सा चर्च का कार्य था? तो धर्म विद्रोहियों के विरुद्ध मुकदमे चलाना। अगले प्रश्न की चलते हैं। चर्च का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? पोप। अगले प्रश्न की चलते हैं। पोप का निवास स्थान कहाँ था? रोम। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रांतीय चर्च किसके अधीन होते थे? बिशप के। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मध्यकाल यूरोप में भिक्षुओं के निवास स्थान को क्या कहते थे? एबी। अगले प्रश्न चलते हैं। इटली में सेंट बेनेडिक्ट की स्थापना कब हुई थी? 529 ईस्वी में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मठ का प्रधान क्या कहलाता है? एबट। अगले प्रश्न की चलते हैं। बरगंडी में स्थापित प्रसिद्ध मठ कौन सा था? कलूनी। अगले प्रश्न की चलते हैं। फायर कौन होते थे? भिक्षु। अगले प्रश्न की चलते हैं। कलूनी मठ को लोकप्रिय बनाने में किसने उल्लेखनीय योगदान दिया था? आबियस हिल्डेगार्ड। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बेनेडिक्ट मठों में भिक्षुओं के लिए एक हस्तलिखित पुस्तकों में नियमों के कितने अध्याय थे? 73 अध्याय। अगले प्रश्न की चलते हैं। पियर्स प्लाउमैन का लेखक कौन था? लैंगलैंड। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस लेखक ने मठवासियों के जीवन पर प्रकाश डाला? जेफरी चासर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मध्यकालीन यूरोप में नगरों के विकास में किसने योगदान दिया? तो कृषि का विकास, व्यापार का विकास, धर्मयुद्ध, उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मध्यकालीन यूरोप में निम्नलिखित में से किस नए नगर का विकास हुआ? तो वे हुआ उपरोक्त सभी, जिसमें लंदन, जेनेवा और वियना तीनों थे। अगले प्रश्न की चलते हैं। कैथीड्रल नगरों का निर्माण किस देश में आरंभ हुआ? फ्रांस में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कैथीड्रल नगरों की प्रमुख विशेषताएं क्या थी? तो उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नगर में व्यापार के कुशल संचालन के लिए निम्नलिखित में से किसका गठन किया गया? श्रेणी का। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 11वीं शताब्दी में निम्नलिखित में से किस कारक ने सामाजिक आर्थिक संबंधों को प्रभावित किया? तो उपरोक्त सभी।
पर्यावरण के परिवर्तन ने, कृषि के लिए नई भूमि के उपयोग ने और नई कृषि प्रौद्योगिकी ने। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 11वीं शताब्दी में कृषि प्रौद्योगिकी में कौन सा परिवर्तन आया? तो उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 14वीं शताब्दी में यूरोप में आए घोर संकट का प्रमुख कारण क्या था? तो उपरोक्त सभी। पर्यावरण में परिवर्तन, प्लेग का फैलना और चांदी की कमी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। काली मौत के प्रथम लक्षण यूरोप में देखने को मिले थे 1347 ईस्वी में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यूरोप में राष्ट्रीय राज्यों का उत्थान कब हुआ था? 15वीं सदी में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में राष्ट्रीय राज्यों का सर्वप्रथम उत्थान हुआ? इंग्लैंड में। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर की ओर, बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं। पहला प्रश्न है, मानवतावादी संस्कृति की मुख्य विशेषता क्या है? तो मानव जीवन पर धर्म का नियंत्रण कमजोर होना। अगले प्रश्न की चलते, जर्मन में किसान विद्रोह कब हुआ? तो 1524 में। अगले प्रश्न की चलते हैं। सूर्य केंद्रीय सौर मंडलीय सिद्धांत क्या था? सूर्य स्थिर है और पृथ्वी समेत सभी ग्रह उसकी परिक्रमा करते हैं। अगले प्रश्न की चलते हैं। इटली के तटवर्ती बंदरगाहों के पुनर्जीवित होने के दो मुख्य कारण बताइए। बिजेंटाइन साम्राज्य और इस्लामी देशों के बीच व्यापारी मंगोलों का चीन के साथ व्यापार। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ईसाई मानवतावादी इंग्लैंड के टॉमस मोर और हॉलैंड के इरेस्मस की चर्च के प्रति क्या अवधारणा थी? तो उपरोक्त सभी। चर्च लालची और लूट खसोट वाली संस्था, पाप स्वीकृति, दस्तावेज, धन खरीदने का तरीका, जालसाजी द्वारा तैयार किसानों पर लगाए गए कर अधिक और अनुचित। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। फ्लोरेंस के मानवतावादी जेवाने पीको देल्ला मेरांदोला ने किस पुस्तक में वाद विवाद लिखा है? ऑन द डिग्निटी ऑफ मैन, 1486। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। फ्रांस के एक नए शासक का शासनकाल क्या है? तो 1461 से 1559। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। रेनेसां व्यक्ति शब्द की व्याख्या कीजिए। वे व्यक्ति जिसकी रुचियां हो और अनेक हुनर में से महारत प्राप्त हो। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दी पाइटा नामक चित्र के चित्रकार कौन है? माइकल एंजिलो। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ओरिएशन ऑफ द डिग्निटी ऑफ मैन का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? 1486 ईस्वी में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दी प्रिंस का लेखक कौन है? निकोलो मैकियावेली। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जेफरी चासर ने किस प्रसिद्ध पुस्तक की रचना की? तो दी कैंटरबरी टेल्स। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यूटोपिया का लेखक कौन था? सर टॉमस मोर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दी फ्रेज ऑफ फॉली का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? 1509 ईस्वी में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जोटो किस देश के महान चित्रकार थे? इटली। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मोनालिसा नामक चित्र किसने बनाया था? लियोनार्डो दा विंसी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अल्बर्ट ड्यूरर ने प्रार्थनारत हस्तचित्र की कब बनाया गया था? 1508 ईस्वी में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। असीसी नामक प्रसिद्ध चित्र किस चित्रकार ने बनाया था? तो लियोनार्डो जोटो ने। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस चित्रकार ने रोम में सिस्टीन चैपल के भीतरी छत पर चित्र बनाए? तो वे थे माइकल एंजिलो बुओनारोती। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन भवन निर्माण कला से संबंधित नहीं था? जोटो। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस कलाकार ने दी पाइटा नामक मूर्ति का निर्माण किया? माइकल एंजिलो बुओनारोती। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। रॉयल सोसाइटी की स्थापना कहाँ की गई थी? लंदन में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पेरिस अकादमी की स्थापना कब की गई थी? 1666 ईस्वी में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन पुनर्जागरण काल का वैज्ञानिक नहीं था? डोनाल्ड तल्लो। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निकोलस कोपरनिकस किस देश के महान विज्ञानी थे? पोलैंड। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ऑन एनाटॉमी का लेखक कौन है? आंड्रियस वेसेलियस। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने दूरबीन का आविष्कार किया? गैलीलियो गैलीली। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जोहानस केपलर द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है? कॉस्मोग्राफिकल मिस्ट्री। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। विलियम हार्वे ने रुधिर परिसंचरण को कब सिद्ध किया? 1628 ईस्वी में। अगले प्रश्न की चलते हैं। किस वैज्ञानिक ने नए गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया? आइजक न्यूटन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। करसांदा फेदले कहाँ के निवासी थे? वेनिस। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर की ओर, मूल निवासियों का विस्थापन। पहला प्रश्न है। उत्तरी अमेरिका के मूल निवासियों की मुख्य विशेषताएं बताइए। तो मछली में मांस खाते थे और सब्जी में मकई उगाते थे। अगले प्रश्न चलते हैं। कौन सा महाद्वीपीय उत्तर ध्रुवीय वृत्त से लेकर कर्क रेखा तक और प्रशांत महासागर से अटलांटिक महासागर तक फैला है? उत्तरी अमेरिका। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 1608 में फ्रांसीसियों ने किस उपनिवेश की खोज की थी? क्यूबेक।
अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 1781 में ब्रिटेन ने किस देश को स्वतंत्र देश की मान्यता दी थी? संयुक्त राज्य अमेरिका। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्यूबेक एक्ट कब बनाया गया था? 1774 में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अमेरिका गृह युद्ध कब से कब तक चला? 1861 से 1865। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 1840 में संयुक्त राज्य अमेरिका में कैलिफोर्निया में किसके चिन्ह मिले? सोने के। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ब्रिटेन के दंडितों की बस्ती कब बनाई गई और सिडनी की स्थापना कब हुई? 1788 में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 1820 से 1970 के दशक के बीच गुम हुए बच्चों से माफी नामा के तौर पर राष्ट्रीय क्षमा याचना दिवस कब मनाया गया? 26 मई 1999 में। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर की ओर, आधुनिकीकरण के रास्ते। तो पहला प्रश्न है, चीन का राष्ट्रीय पिता कौन है? sun yat-sen। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जापान को अमीर देश क्यों समझा जाता था? चीन से रेशम का आयात होता था, भारत से कपड़े का आयात, जापान इसका मूल्य सोने से चुकाता था। तो उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मेजी की पुनर्स्थापना का एक महत्वपूर्ण कारण क्या है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व कूटनीति संबंधों की मांग। अगले प्रश्न की चलते हैं। फुकुजावा युकिची कौन थे? मेजी काल के प्रमुख बुद्धिजीवियों में से थे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जापान का एक आधुनिक समाज में रूपांतरण किस प्रकार हुआ था? कई पीढ़ियों को मुखिया के नियंत्रण एकल परिवार में बदल गए थे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अमेरिका द्वारा जापान पर कौन से दो नाभिकीय बम गिराए गए? हिरोशिमा और नागासाकी पर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जापान में स्थापित पहली संसद कौन सी है? डायट। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जापान में नई विद्यालय व्यवस्था क्या थी? 1870 के दशक में जापान में लड़के लड़कियों के लिए स्कूल जाना अनिवार्य था। जब बढ़ते हैं अपने अंतिम प्रश्न की ओर। चीन का पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की सरकार कब कायम हुई थी? तो 1949। तो दोस्तों ये थी एनसीईआरटी क्लास 11 की हिस्ट्री की बुक का एमसीक्यू रिव्यू। अगर और भी एनसीईआरटी बुक्स के एमसीक्यू रिव्यू आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसके अलावा अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।